हेलो हाय दोस्तों, मैं सहिन भगत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। बिफोर नाउइंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल वी हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा मेटल्स और नॉन मेटल को जानने से पहले। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मेटल्स कि मेटल्स आखिर होता क्या है। मेटल्स दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड इसको हम मेटल्स को क्या बोलते हैं? तो मेटल्स को हम लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं थिंग्स, यानी कि वस्तुएं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि थिंग्स क्या है, वस्तुएं क्या है, वस्तु को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिससे कि हम मेटल्स और नॉन मेटल में फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, किसके अकॉर्डिंग से ये डिवाइड किया गया है। आई मीन टू से कि ये फिजिकली बेसिस पे है या फिर केमिकली बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। इसको जानने के लिए, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट को, इसके डिटेल को जानने के लिए हमें पहले मेटल्स को जानना होगा। मेटर दैट मीन्स की थिंग्स। और मेटल्स किसको बोलते हैं? विच ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि जो एक स्पेस लेता है, जिसका जो स्पेस लेता है। एवरीथिंग यानी कि अराउंड अस, हमारे पास जो भी है सारे वस्तुएं, सभी, ये भी इवन ये जितना भी आप मार्कर देख रहे हैं, डस्टर देख रहे हैं, शर्ट देख रहे हैं, पैंट, मतलब जो चीज एनीथिंग, सभी थिंग जो स्पेस लेते हैं, जिसके पास एक मास होता है या और वॉल्यूम होता है, ये सारी चीज मेटल्स कहलाते हैं। तो as you seen, everything which occupies space have a mass and a volume is called metals। उसी सभी चीजों को हम मेटल्स कहते हैं। सिंपल से वर्ड में हम उसको हिंदी में कहें तो पदार्थ कहते हैं, यानी कि थिंग्स कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं। और ये इसी वस्तुएं को दो बेसिस पे बांटा गया है, और यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि हमें हमें कैसे पहचान में आना है कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको दो बेसिस पे बांटा गया है। पहला कि फिजिकल बेसिस पे, यानी कि फिजिकल बेसिस कहने का मतलब है कि फिजिकली रूप से हमें अपीयर्स जो हो रहा है उसके बेसिस पे, और दूसरा है कि केमिकली बेसिस पे, यानी कि केमिकली बेसिस पे उसको भी डिस्ट्रीब्यूट अलग क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग किस तरह से मैटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि बांटा गया है। जैसे कि फिजिकली रूप से हम इसको ये देख रहे हैं, ये भी एक वस्तुएं हैं, इसको तो मतलब ये फिजिकली रूप से किस टाइप का ये वस्तु है, इसको जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। और नेक्स्ट है हम जानेंगे कि मेटल्स को केमिकल बेसिस पे किस तरह से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग किस तरह से बांटा गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फिजिकली रूप से हमें अपीयर्स होता है, दिखता है, या फिर जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सारे चीज तो मेटल्स हैं, जितना भी हम मेटल्स और नॉन मेटल तो बाद में जानते हैं कि, लेकिन उससे पहले तो हम जानते हैं कि सारी चीज वस्तुएं हैं, जिसके पास स्पेस होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है। सारी चीज एनीथिंग जो भी हमारे आसपास में दिख दे रहे, सभी चीज वस्तुएं हैं, दैट मीन्स मैटर्स हैं। और उसी मैटर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यानी कि इसके फिजिकल गुणों को जानेंगे और केमिकल गुणों को जानेंगे, तब हम बताएंगे कि ये क्या है। एक्चुअल में तो है ये सिंपल वर्ड से कि हम इसका मार्कर कह सकते हैं, बट इस मार्कर के अलावा इसको हम वस्तुएं कह सकते हैं, यानी कि मैटर्स कह सकते हैं। इसके अलावा भी इसको हम कुछ कह सकते हैं, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज के जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला सॉलिड में, यानी कि ये फिजिकली रूप से कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, लिक्विड या फिर ये गैसेस है। तो ये हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज की अकॉर्डिंग से हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि क्या
हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस है। और ये सॉलिड और लिक्विड का जो गुण है यानी कि इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये सभी सॉलिड जिसम जो टच में हार्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज जानते हैं जो कि सॉलिड का होता है और लिक्विड का होता है और गैसेस का होता है। इसके अलावा जो मेन प्रॉपर्टीज है यानी कि ये तीनों को जो अलग अलग प्रॉपर्टीज में डिवाइड करता है यानी कि हम उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा लिक्विड होगा, कौन सा गैस होगा। ये डिपेंड करता है टोटली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही थिंग्स में या फिर एक ही चीजों में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से सॉलिड में कोई भी स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम सॉलिड को टच करते हैं तो ये हार्ड फील होता है क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं होता है, तो कंप्रेसिव नहीं हो पाता है यानी कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। तो जैसे कि हम एक फिगर के थ्रू से समझाना चाहें तो यहाँ पर ये एक सॉलिड का फिगर है। सपोज मान लेते हैं कि ये पेन का है, पेन में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। एज यू नो कि आप जानते हैं कि सभी चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है। तो अगर मान लेते हैं ये कोई सॉलिड है तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है ये गोल गोल सा दिख रहा है, ये सभी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो सॉलिड है इस सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि एक दूसरे को खींचने का जो प्रॉपर्टीज है, और हम जानते हैं कि जितना भी इन्वायरमेंट में यानी कि यूनिवर्स में है मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी मैटर्स है वो एक दूसरे मैटर्स को अट्रैक्ट करता है। ये हो सकता है निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, लेकिन वो हर वस्तु में अपने आप दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सभी में गैप एकदम बिल्कुल सा भी नहीं रह रहा है। ये सॉलिड है और इसी वजह से जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस या तो बहुत कम होता है या तो ना के बराबर कंप्रेस होता है, यानी कि दबाने पर ये दबता नहीं। जैसे कि ये सॉलिड है, इसको आप दबाइए बिल्कुल नहीं दब रहा है क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के दूसरा चीज अगर देखें तो ये लिक्विड का अगर हम बात करें तो लिक्विड में इससे थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लाइक दैट, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच में है कुछ हमें गैप दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है। ये स्पेस क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है इसमें, इस वजह से हम लिक्विड को कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि इसके पीछे स्पेस है तो हम मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे तो दबेगी, स्पेस में जाएंगे, स्पेस में मॉलिक्यूल इधर से इधर शिफ्ट हो सकती है। ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इधर शिफ्ट हो सकता है, ये वाला इधर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इसके बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते यानी कि दबा नहीं सकते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो क्या करते हैं, हमारे पास अगर 1 kg वाला बोतल है या फिर 1 लीटर वाला बोतल है तो उसमें हम 2 लीटर भी कंप्रेस करके रख सकते थे, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग उसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसमें कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल होती है, बिल्कुल ना के बराबर स्पेस होती है, इसी वजह से। और नेक्स्ट है हमारे पास गैस। तो गैस का अब हम अगर समझना चाहें तो गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है।
ये गैसेस हैं और इसी वजह से इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये रही कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और ये सारी चीज डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब आते हैं नेक्स्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है एलिमेंट्स, दूसरा का नाम है मिक्सचर्स, और तीसरा का नाम है कंपाउंड। अब आते हैं मिक्सचर एलिमेंट्स में, मिक्सचर और कंपाउंड में। तो ये एलिमेंट्स, ये मिक्सचर्स, ये कंपाउंड, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, मैटर्स का, यानी कि जो हमारे आसपास में दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले सारे वस्तुएं जिसके पास स्पेस, मास और वॉल्यूम होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, यानी कि केमिकल गुणों के आधार पे उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला का नाम होगा एलिमेंट, दूसरा का नाम होगा मिक्सचर और तीसरा का नाम होगा कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलेंगे, अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मिलके बना है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तब उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है तब उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। और मिक्सचर किसको बोलते हैं, मिक्सचर जानने से पहले आपको कंपाउंड का कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो जब 2 या 2 से ज्यादा, दैट मींस 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इन ए फिक्स रेशियो, और वी कैन से दैट इन ए डेफिनिट रेशियो। अगर डेफिनिट रेशियो में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कोई सैंपल बना रहे हैं एक डेफिनिट रेशियो में, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। अगर 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट जो रेशियो है उनका डिफाइन नहीं, यानी कि डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, तब उसको बोलेंगे हम लोग मिक्सचर। तो कंपाउंड से हमको समझ में आएगा मिक्सचर्स को। तो बिफोर knowing the mixtures we have to know compound. When 2 and more than 2 molecules combine together in a fixed ratio or in a definite ratio to form a new product, that is called compound. And देखते हैं कि एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं। तो इसका हम एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल्स आप भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और ये बेसिक चीज है, तो बेसिक चीज को आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या एलिमेंट में एग्जांपल आते हैं, क्या क्या मिक्सचर में एग्जांपल आते हैं, और क्या कौन कौन सा कंपाउंड में एग्जांपल्स आते हैं, कंपाउंड का एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को फिर से डिवाइड किया गया, फर्दर एलिमेंट को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला का नाम है मेटल्स, दूसरा का नाम है नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है एलिमेंट को। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। और इसके प्रॉपर्टीज को ही हमें आज इस क्लास में डिस्कस करना है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। हालांकि ये तो जानते हैं कि ये तीनों चीज एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स भी क्या है, मैटर्स है, बट हमें जानना होगा कि अभी ये मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, नॉन मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है और मेटलॉइड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। इसमें 2 ही चीज दिया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल, बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेटलॉइड आल्सो। So in this class we have to discuss the physical properties and chemical properties of the metals and non-metals. First
properties is physical properties. Physical properties. And second thing, that is chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें जानना है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स का क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है मेटल का, यानी कि फिजिकली रूप से मेटल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो मेटल ही है, कैसे पहचान सकते हैं कि वो नॉन मेटल ही है, उसके फिजिकल बेसिस पे, यानी कि फिजिकली अपीयर्स होगा उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि कहें तो आप टच करके या देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, या फिर टच करके आप पहचान सकते हैं। तो पहला चीज है, पहला प्रॉपर्टीज हम देखते हैं मेटल में फिजिकली बेसिस पे। पहला प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स आर, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी जनरली हार्ड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन केस हैं, यानी कि अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि सारे मेटल, सभी जो है मेटल हार्ड होते हैं, टच करने में वो हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें से कुछ एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस ये है, यानी कि अपवाद है। एक्सेप्शन में हमारे पास मरकरी, जिसको हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी एक मेटल है, ये मेटल है बट लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। लिक्विड है ये, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर में भी ये लिक्विड के रूप में रहते हैं। मरकरी Hg, जो कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी जो एक्सेप्शन केस है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, तो ये एक्सेप्शन केस है। दूसरा, तो हमने बताया कि मेटल्स आर हार्ड। जनरली मेटल्स जो होते हैं, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन केस है, यानी कि अपवाद है, जो कि इस प्रॉपर्टीज को डिफर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज को डिफर करते हैं कि वो हार्ड ना होके सॉफ्ट होते हैं, या फिर नॉन मेटल होके भी हार्ड होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट देयर इज एक्सेप्शन केस। डायमंड, डायमंड एक एलोट्रोप है। किसका? तो ये कार्बन का एलोट्रोप है, और ये डायमंड जब कार्बन का एलोट्रोप है तो कार्बन नॉन मेटल है, तो डायमंड इज ए नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है और इसके बावजूद भी ये हार्ड है। तो ये पहला एक्सेप्शन केस है। दूसरा एक्सेप्शन केस है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों मेटल हैं, ये सभी मेटल्स हैं, बट दीज आर सॉफ्ट। मेटल है बट ये सॉफ्ट है, एंड इट कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। हम इसको इजिली, आसानी से काट सकते हैं, अपने चाकू से काट सकते हैं।
और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 10th क्लास में, इजली कैन बी कट विथ नाइफ, हम आसानी से इसको चाकू से काट सकते हैं, ये बहुत इजीली कटा जाएगा। और जो बाकी जो जनरली मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो कटते नहीं हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है हमारा मेटल्स का फिजिकली प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में मेटल, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, सारे जितने भी मेटल्स है सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। लेकिन इस केस में भी एक एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन कि मरकरी एक मेटल है बट ये लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। मेटल्स बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में भी ये लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, और बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो सभी रूम टेम्परेचर में सॉलिड के रूप में रहते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है मरकरी जो कि लिक्विड के रूप में रहते हैं। आगे देखते हैं आगे का प्रॉपर्टीज, हम मैं इसको इरेज करना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मेल्ट करने के लिए इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी ये मेल्ट करेगा। जो भी जितने भी सॉलिड हैं, सॉरी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं सभी को हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, यानी कि उसको हाई टेम्परेचर देंगे तभी वो मेल्ट कर पाएगा। लेकिन इस केस में भी एक्सेप्शन केस है जो कि इस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो यहां पर भी हम लोग एक्सेप्शन को लिखेंगे। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि गैलियम एंड सीजियम इज ए मेटल। गैलियम और सीजियम क्या है? आर मेटल्स, यहाँ पर इज लिख दिया हमने, आर मेटल्स बट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसके पास बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो डैट ये क्या होते हैं गैलियम और सीजियम, ये हमारे पाल्म यानी कि हाथ में मेल्ट कर जाते हैं। मेल्ट एट, यहाँ पर लिख देता हूं, मेल्ट एट आवर पाल्म, ये हमारे हाथ में ये मेल्ट कर जाते हैं। इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी, गैलियम और सीजियम की। नेक्स्ट इसमें एक्सेप्शन केस और भी है। दूसरा एक्सेप्शन केस है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। It has also metal, it is also metals but
लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। एंड दैट रीजन, और इसी रीजन से की वजह से हम ये जो मेटल्स हैं, इस मेटल्स को रखते हैं केरोसिन का ऑयल में। कीप इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन के तेल में इसी वजह से इसको रखा जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी लो होता है। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये तुरंत ही मेल्ट कर जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको केरोसिन का ऑयल में, केरोसिन का तेल में रखा जाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। और दूसरा प्रॉपर्टीज हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा कि ये जनरली हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली चाकू से काट सकते हैं, इजीली कैन बी कट विथ नाइफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, metals are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. इलेक्ट्रिसिटी, ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट इस केस में भी एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट, जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, और कार्बन का एलोट्रोप है, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, और इन नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट को हम लोग, जो ड्राई सेल होता है, उस ड्राई सेल में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमारा एक्सेप्शन कैसा आता है, लेड एंड मर्करी, ये दोनों भी मेटल है, और मेटल होने के बावजूद ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर, ये मेटल होने के बावजूद भी ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हमारा एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फाइव नंबर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे। मेटल्स आर जनरली, और मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यानी कि चमकदार होते हैं, शाइनिंग सरफेस। एंड दिस प्रॉपर्टीज इज आल्सो नोन एज, जो शाइनिंग सरफेस होता है, और इस शाइनिंग प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं, मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं लस्टर। लस्टर यानी कि इट हैज ए लस्टरस प्रॉपर्टीज, लस्टरस यानी कि शाइनिंग का प्रॉपर्टीज होता है। बट इस केस में भी एक्सेप्शन केस है, हमारा एक्सेप्शन आते हैं, और एक्सेप्शन के रूप में हमारा है नॉन मेटल, और नॉन मेटल के रूप में आयोडीन है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट हैज शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल, लेकिन इसके पास क्या है, शाइनिंग सरफेस है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी इनके पास शाइनिंग सरफेस है, तो ये हमारा एक्सेप्शन केस है। metal can be
said, and that property is known as malleable, and this malleable properties is known as malleability, and the gold and silver are most malleable metals. That means कि सिल्वर और गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा इसको हम लोग थिन शीट में बहुत पतले चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो डैट इट इज़ आल्सो यूज इन ए ज्वेलरी। और ज्वेलरी में बहुत छोटे छोटे जो भी बनाना होता है ये गोल्ड से बनाया जाता है भी, और सिल्वर से भी बना सकते हैं बहुत, क्योंकि उसको हम मोस्ट मेलेबल है, यानी कि उसको हम बहुत ही पतले चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी और हमारे पास कुछ ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो मेटल का और मेटल को हमें पहचानने में हेल्पफुल होता है, जिसके थ्रू से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल से होगा या कौन सा नॉन मेटल है। जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतले वायर के रूप में हम लोग मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि खींच सकते हैं। एंड दैट प्रॉपर्टीज इज नॉन एज डक्टिलिटी। डक्टाइल प्रॉपर्टीज हम इसको कहते हैं, या डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है, Au, जिसको हम बहुत ही थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज सोनरस प्रॉपर्टीज के नाम से हम लोग जानते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो स्कूल वगैरह होता है उसमें बेल का जो रिंगिंग बेल होता है, यानी कि जो भी हमारे पीरियड क्लास चेंज होती है तो उसमें हमारे जो बेल बजती है वो बेल भी बना हुआ था मेटल के बनने के रीजन है कि ये इसके पास सोनरस प्रॉपर्टीज होता है। और सोनरस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि विच कैन प्रोड्यूस साउंड ऑन हैमरिंग, यानी कि जब हम उसको पीटेंगे या बीट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का। तो हमने यहाँ पर डक्टिलिटी और सोनरस को नहीं लिखा है, तो डक्टिलिटी और सोनरस को भी आप लिख सकते हैं। डक्टाइल में सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है आपका गोल्ड,